Hello everyone. In previous lecture we completed chapter 7 following the Mahatma part 1 and today we will start chapter number 10 following the Mahatma part 2. In previous lecture we studied about the movement which started by the Gandhiji, and in this chapter also we will study about Gandhiji's life and the movement which started by him. So the first topic is the civil disobedient movement 1930. Civil disobedience movement, it was took place in 1930. It was difficult to attain Swaraj without putting up a fight. फाइट किए बिना स्वराज अटेन करना, स्वराज अचीव करना, इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज बिना लड़े तो हमको कुछ मिलना नहीं था. एट द अहमदाबाद सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वी स्टडीड दैट इन इंडिया गवर्नमेंट फॉर्म्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो उनका जो सेशन था वो अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद में. एंड इन दैट the executive committee decided to launch a movement to attain Swaraj by breaking unjust laws in disciplined way. उसमें जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, आप लोग 7th में और 8th SS जो है उसमें सिविक में पढ़ चुके हो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्क क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने फ्रेम किए हैं उसे एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना. सो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उन्होंने डिसाइड किया कि वो डिसिप्लिन वे में ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अनजस्ट लॉ है उसे ब्रेक करेंगे टू अटेन स्वराज. ब्रेक करेंगे मीन्स कि वो जो अनजस्ट लॉ है सिर्फ उसी को तोड़ेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, जो ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग है, वो लॉ को कुछ नहीं. बट जो अनजस्ट है, जहाँ पर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, सिर्फ उन्हीं लॉ को तोड़ेंगे, वो भी डिसिप्लिन वे में. इट ऑथोराइज द गांधी जी टू लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. डिसओबीडियंस तो आप लोग जानते ही हो कि उसका मतलब क्या होता है. जो हमें बोला जाता है या जो हमें कहा गया है वो हम ओबे ना करें, फॉलो ना करें, दैट इज़ कॉल्ड डिसओबीडियंस. एंड सिविल डिसओबीडियंस मतलब होल नेशन इसमें इंक्लूडेड था कि वो ऐसे जो रूल्स एंड लॉ है उसे ओबे नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज अ दांडी मार्च. इट वॉज ऑल्सो टुक प्लेस इन 1930. The civil disobedient movement started with the breaking of the unjust salt law. Britishers they levied tax. उन्होंने salt के ऊपर भी टैक्स लगाया. Now we all know that salt is our basic needs. salt हमारी बेसिक नीड है बिकॉज हमारा कोई भी खाना जो है उसमें salt तो यूज़ होता ही है. आप कितने भी स्पाइसेस डाल दो, कितना भी टेस्टी बना लो, लेकिन अगर उसके अंदर सॉल्ट नहीं है तो उसका टेस्ट नहीं आता है और उसके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए. सो ये जो सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक करने के साथ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट जो है उसको स्टार्ट किया गया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड मोनोपोलाइज्ड द प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सॉल्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इंग्लिश मर्चेंट्स ओनली. ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने मोनोपोलाइज मतलब ये मोनोपोली होती है. जैसे प्रोड्यूसर्स है, ट्रेडर्स है, उन लोगों के कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जिसके थ्रू कस्टमर जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो जो स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मोनोपोली. क्यों उसे मोनोपोली कहा जाता है? बिकॉज वो फॉल्सली अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं. बहुत सारी एड्स हम लोग टीवी में देखते हैं. 6 सेकेंड के अंदर रिलीफ, 25 सेकेंड्स के अंदर बंद नाक खुल जाती है, ये बहुत कुछ होता है. 99.99% जंप स्किल एक्चुअल में नहीं होता है.
बट अट्रैक्ट करने के लिए वो होता है, दैट इज़ कॉल्ड मोनोपोली। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी मोनोपोली यही थी कि जिससे इंग्लिश मर्चेंट जो है सिर्फ उनको परमिशन थी सॉल्ट के प्रोडक्शन की एंड ट्रेडिंग की। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसके लिए ओनली एंड ओनली इंग्लिश मर्चेंट जो है वो ही सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे एंड उसके ट्रेडिंग की परमिशन थी। इंडियन मर्चेंट जो है जो सी कोस्ट पर रहते हैं, ऐसे जो कोस्टल एरियाज़ के फिशरमैन हैं, उनको सॉल्ट के ऊपर टैक्स पे करना था। Salt was made a taxable commodity which Gandhiji and other nationalists felt was very unjust. As I explained earlier कि सॉल्ट जो है उसको टैक्सेबल कॉमोडिटी बना दिया, मीन्स उसके ऊपर भी टैक्स लगाया गया, और ये गांधी जी एंड अदर नेशनलिस्ट को फील हुआ कि ये बहुत ही अनजस्ट है, बिकॉज सॉल्ट के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। Gandhiji announced in the year 1930 that he would carry out a march up to Dandi near Surat to break the salt law. गांधी जी ने 1930 में अनाउंस किया कि वो मार्च कैरी आउट करेंगे। मार्च का मतलब मंथ का नेम नहीं होता है। हियर मार्च दैट मीन्स अ वॉक। इन आवर स्कूल आप लोगों ने स्पोर्ट्स डे पर 2 स्पोर्ट्स डे हमने सेलिब्रेट किए हैं। सो स्पोर्ट्स डे पर आपने देखा ही होगा कि किस तरह से हमारे ही स्टूडेंट्स जो है वो मार्च पास करते थे, दैट इज़ कॉल्ड मार्च। सो बाय वॉकिंग ही विल कवर दैट मच डिस्टेंस एंड ही विल रीच टू दांडी। दांडी जो है ये कोस्टल एरिया है, सी कोस्ट है जो सूरत के पास है, एंड वहाँ पर जाकर वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। अब आपको पूरा इंसिडेंट बता, उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि गांधी जी ने दांडी पहुंचकर कोई ऐसा वायलेंट एक्ट नहीं किया था। यू नो व्हाट ही डिड, ही पिक्ड अप हैंडफुल सॉल्ट, मतलब कि उन्होंने सिर्फ मुट्ठी भर सॉल्ट जो है हाथ में आता है ना, उतना ही, मुट्ठी भर मतलब ऐसा भी नहीं कि फैल रहा, जैसे आप लोग लंच बॉक्स में से ममरे उठाते हो वैसे नहीं, थोड़ा सा सॉल्ट उठाया एंड देन ही शाउटेड कि मैं ये सॉल्ट जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का जो फाउंडेशन है उसमें अप्लाई करता हूँ, उसमें अप्लाई करता हूँ। दैट मीन्स कि ये सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके ब्रिटिश एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने की शुरुआत अब हम करते हैं, बिकॉज अब वो टाइमिंग था 1930 मीन्स के इंडिपेंडेंस से 17 ईयर्स अगो वी आर टॉकिंग अबाउट। सो गांधी जी जो थे उन्होंने सॉल्ट लॉ को वहाँ पर जाकर ब्रेक किया, उसमें उन्होंने कोई वायलेंट एक्ट नहीं किया था, सिर्फ हाथ में थोड़ा सा सॉल्ट लेकर उन्होंने ये कहा था कि आई एम ब्रेकिंग द अनजस्ट salt law. So Gandhiji started the Dandi march from Sabarmati Ashram, Ahmedabad with his 78 companions on 12th March 1930. 11th मार्च को उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसके अंदर उन्होंने अनाउंस किया दैट ही विल कैरी आउट अ मार्च अप टू दांडी फ्रॉम साबरमती आश्रम विच इज़ इन अहमदाबाद. When you will come to in 9th standard, that time you will see a map also how much distance he covered. वो सब उन्होंने बाय वॉकिंग कवर अप किया था. आप लोग वैसे भी जानते हो कि अहमदाबाद से सूरत कितना डिस्टेंस होता है, वो कितनी दूर है, और वो डिस्टेंस उन्होंने बाय वॉक, वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके 78 कंपेनियंस, कंपेनियन का मतलब उनके जो सपोर्टर थे वो, एंड दिस जर्नी दे स्टार्टेड ऑन 12th March 1930. मीटिंग्स वर हेल्ड इन एवरी विलेज दैट वॉज ऑन द रूट. अहमदाबाद से निकलकर सूरत पहुंचने तक जितने भी विलेज बीच में आए वो हर जगह पर उन्होंने मीटिंग की, लोगों को अवेयर किया फॉर द फ्रीडम.
एंड बुक के अंदर नहीं दिया है, बट जो विलेज पीपल थे, विलेज पीपल जैसे उनको पता चलता कि हाँ गांधी जी एंड उनके कंपेनियन अब हमारे विलेज की तरफ आ रहे, तो उन्होंने विलेज को डेकोरेट किया करके उनका वेलकम किया, वार्म वेलकम। गांधी जी एक्सप्लेन्ड टू द पीपल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। गांधी जी ने लोगों को समझाया कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट क्या है, क्यों नेसेसरी है। सी हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट गांधी जी जो है वो शॉल्ट जो है, पूरा शॉल्ट नहीं है, उसके अंदर सैंड भी है, उसे उठा रहे हैं, पीछे उनके पीछे कस्तूरबा खड़े हैं। सो वी कैन से कि हाँ लेडी कंपेनियन भी उनके साथ से, हाँ पिक्चर के अंदर सिर्फ 4-5 जने दिखाई दे रहे, बट बहुत सारे लोग थे। इवन जो विलेज से वो पास हुए लोगों ने वार्म वेलकम तो किया, बट साथ में कुछ लोग ज्वाइन भी होते गए। गांधी जी एक्सप्लेन पीपल नीड टू ब्रेक द शॉल्ट लॉ एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सत्याग्रह इन अटेनिंग स्वराज। उन्होंने लोगों को समझाया कि शॉल्ट लॉ ब्रेक करना क्यों नेसेसरी है, क्यों करना चाहिए, एंड ऑल्सो सत्याग्रह जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है स्वराज अटेन करने में। स्वराज अटेन करने के लिए सत्याग्रह क्यों जरूरी है। सत्याग्रह का मीनिंग जो है वो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 7 में स्टडी कर चुके हैं। गांधी जी रीच्ड दांडी ऑन 5 अप्रैल 1930। 5 अप्रैल को वो दांडी पहुँचे थे एंड 6 अप्रैल मॉर्निंग में उन्होंने शॉल्ट लॉ ब्रेक किया था। आप देख सकते हो गांधी जी ने 2 हाथों से नहीं उठाया, सिर्फ एक हाथ में सॉल्ट उठा रहे हैं, वो भी बहुत कम। गांधी जी वाइल पिकिंग अप अ फिस्ट फुल ऑफ सॉल्ट इन हिज हैंड। फिस्ट फुल ऑफ सॉल्ट मीन्स के मुट्ठी भर सॉल्ट उन्होंने अपने हाथ में उठाया एंड ही सेड विद दिस, उन्होंने कहा कि ये करके विद दिस आई एम शेकिंग द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मैं ब्रिटिश एम्पायर का जो फाउंडेशन है, उनका जो रूल है, उसे शेक कर रहा हूँ। शेक का मतलब आप लोग जानते हो। सो उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर का जो फाउंडेशन है, ब्रिटिश एम्पायर का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा जो रूलिंग है, उसे शेक किया। फार्मर्स, ट्रिबल्स एंड वुमेन, दे ऑल एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। The government resorted to the policy of suppression. Thousands of सत्याग्रहीज were arrested. गवर्नमेंट जो थी उन्होंने रिसोर्टेड किया, ये जो पॉलिसी थी सप्रेशन की, मीन्स के अपना सुपर पावर एस्टेब्लिश करने की उनकी जो पॉलिसीज थी, जो शॉल्ट लॉ था, उसको वापस से रिसोर्ट किया, उसको वापस से चेंज किया। एंड उसमें थाउजेंड्स ऑफ सत्याग्रही, नेम नहीं है, एग्जैक्ट नंबर भी नहीं दिए, बस इतना दिया है कि थाउजेंड्स ऑफ मतलब बहुत सारे सत्याग्रही जो थे उनको अरेस्ट किया गया। नाउ हियर यू कैन सी द मैप। ये दांडी मार्च का मैप है, गुजरात का ही है। जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, वो अहमदाबाद का साबरमती आश्रम है। एंड जो पर्पल कलर है जहाँ पर एंड हो रहा है, that is Dandi at Surat. Okay, now things to know. Dharasana village was a big center for salt production, hence Gandhi ji announced that he would do satyagrah over there too. धारासना विलेज जो है वो सॉल्ट प्रोडक्शन का बिग सेंटर था, एंड इसलिए गांधी जी ने अनाउंस किया कि वहाँ पर जाकर भी वो सत्याग्रह करेंगे। गांधी जी एंड अब्बास तैयब जी, दे बोथ वर अरेस्टेड, सो द लीडरशिप ऑफ धारासना सत्याग्रह वॉज गिवन टू सरोजिनी नायडू। जो 2 लीडर थे, अब्बास तैयब जी एंड गांधी जी, सी हियर ऑल्सो मुस्लिम एंड हिंदू यूनिटी वी कैन सी। गांधी जी के सपोर्ट में जो पर्सन थे वो मुस्लिम है, अब्बास तैयब जी, वो दोनों लीडर थे। बट उनके अरेस्ट होने के बाद ये विलेज की, ये सत्याग्रह की जो लीडरशिप है वो सरोजिनी नायडू को हैंड ओवर की गई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस द सत्याग्रहीज विथ अटर क्रूअल्टी। बहुत ही क्रूअल्टी के साथ लाठीचार्ज करना, शूट करना,
टीयर गैस, ये सब उनके लिए बहुत नॉर्मल सी बातें थी, नॉर्मल चीज़ें थी। उनके ऊपर अटैक करना ये बहुत सी नॉर्मल सी बातें थी, तो उन्होंने उनको रोकने के लिए बहुत क्रूअल्टी के साथ उनके ऊपर अटैक किए। 300 सत्याग्रही जो थे, दे वर वाउंडेड एंड 2 डाइड। ये जो मूवमेंट हुई, सत्याग्रह जो हुआ, उसमें 300 बहुत ही बैडली इंजर्ड हुए एंड 2 जो थे उनकी डेथ हो गई। स्टिल द सत्याग्रहीज डिड नॉट स्टेप बैक, देन 2 सत्याग्रही जो उन्होंने स्टेप बैक मतलब कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे, उन्होंने सत्याग्रह छोड़ा नहीं। नाउ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हियर यू कैन सी किस तरह से वो राउंड में बैठे हैं। कॉन्फ्रेंस का मतलब व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मीट टुगेदर टू डिस्कस एनी इम्पोर्टेंट मैटर, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस। द ब्रिटिश गवर्नमेंट convened round table conference in order to discuss the constitutional changes required for India. ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, अरेंज की कि इंडिया के लिए कौन कौन से चेंजेस नेसेसरी है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वॉज अनसक्सेसफुल एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट इट। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करेंगे, उन्होंने बॉयकॉट किया, मीन्स दे डिडंट अटेंड, एंड बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो थी वो अनसक्सेसफुल, वो फेल हुई, बिकॉज वहाँ पर डिस्कशन के लिए सामने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स होने चाहिए उसमें से कोई भी नहीं था। आफ्टर दैट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो 1931 में लंदन में अरेंज की गई। गांधी जी ओनली हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिप्रेजेंटेटिव थे जो लंदन जाकर ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की, बाकी और कोई भी वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए नहीं गया। इन दिस कॉन्फ्रेंस द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित्स एंड फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज वॉज मेड। ये कॉन्फ्रेंस के अंदर डिमांड की गई कि जो दलित है, दलित मतलब कि जो लोअर कास्ट के पीपल है, जो बैकवर्ड है, जो अभी भी उतने डेवलप नहीं हुए, स्टिल अभी भी ऐसी बहुत सी कास्ट है जो अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, वो डेवलप नहीं हुए। सो ऐसे जो दलित है उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट अरेंज किया जाए, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का अरेंजमेंट किया जाए, ऐसी डिमांड कॉन्फ्रेंस में की गई। गांधी जी वॉज डिसअपॉइंटेड विद दिस सिंस इट वुड सेगमेंट इंडिया। ये डिमांड से गांधी जी जो थे वो डिसअपॉइंट हुए, बिकॉज गांधी जी जो है वो इस तरह की डिमांड में बिलीव नहीं करते थे। ही बिलीव्ड इन यूनिटी, ही बिलीव्ड इन यूनिटी। वो ये मानते थे कि अगर इस तरह से अलग अलग इलेक्टोरेट कर दिए, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होने लगे तो सोसाइटी, कंट्री, स्टेट डिवाइड होकर रह जाएंगे, और वो हुआ है, वो हुआ है। गांधी जी ने बहुत कोशिश की कि इंडिया को एक यूनिटी में बनाकर रखा जाए, एक यूनिटी में रखा जाए, बट नहीं हुआ। फ्रीडम मिलने के साथ ही इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान। और उसके बाद भी अभी भी इंडिया के अंदर भी ये सारे डिफरेंसेस है जो अदर कंट्रीज़ में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। आप कोई भी कंट्री में चले जाओ, वहाँ पर अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये सारे डिफरेंसेस नहीं है जो इंडिया में है। इंडिया के बहुत सारे पॉजिटिव प्लस पॉइंट्स आर देयर, कल्चर है, हेरिटेज है, हम लोग दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा यूनिक आइडेंटिटी है, यूनिक कल्चर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ब्रदरहुड है, फ्रेटर्निटी है, सब है। बट माइनस पॉइंट भी है कि हमारे यहाँ पर कास्टिज़म आज भी है। लीडर्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ डिड नॉट एग्री एंड हैंस द कॉन्फ्रेंस फेल्ड। यहाँ पर भी वेरियस कम्युनिटीज़ के जो लीडर थे वो भी एग्री नहीं हुए कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, एंड इसकी वजह से ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो भी फेल हो गई। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट मैनी मेंबर्स आर देयर, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।
गांधी जी तो आपको दिख ही गए होंगे कि किस तरह से बीच में बैठे हुए हैं। ओके, नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. The Government of India Act was the second phase in the constitutional changes in India, but it turned out to be inadequate and disappointing for the nationalists. कॉन्स्टिट्यूशन के जो चेंजेस थे, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, उसके लिए ये सेकेंड फेज था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन ये जो एक्ट था वो इंडियन पीपल के लिए, नेशनलिस्ट जो थे, इंडियन नेशनलिस्ट, उन लोगों के लिए इनएडिक्वेट एंड डिसअपॉइंटिंग प्रूव हुआ। इनएडिक्वेट, प्रॉपर नहीं था। According to Dr. Rajendra Prasad, the degree of autonomy introduced at the provincial level was quite limited. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अकॉर्डिंग ऑटोनॉमी की जो डिग्री है वो प्रोविंशियल लेवल मीन्स प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए लिमिटेड है, ओके है। The provincial governors retained important reserved powers and the British authorities also retained a right to suspend responsible government. जो provincial governors थे उन्होंने जो इम्पोर्टेंट रिजर्व्ड पावर्स थे उसे रिटेन किया, उसे वापस लिया। एंड ब्रिटिश अथॉरिटी जो थी उन्होंने भी जो सस्पेंशन के जो राइट थे उसे रिटेन किया। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को सस्पेंड करने का जो राइट था उसे वो राइट को उन्होंने रिटेन किया ब्रिटिश अथॉरिटी ने। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया वर गिवन अ वेरी लिमिटेड अथॉरिटी। सेम पहले जैसा हुआ था ना कि बंगाल के अंदर ऐसा हुआ था कि दीवानी राइट आया बैटल ऑफ बक्सर के बाद, कि जहाँ पर ऐसा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास सारी ही राइट्स थे एंड बंगाल प्रोविंस के जो किंग्स थे उनके पास ओनली एंड ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया के थे उन लोगों को लिमिटेड अथॉरिटी दी गई, वाइल ब्रिटिश गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो थी वो इंक्रीज हुई, वो और बढ़ी। दिस वॉज अगेंस्ट देयर एक्सपेक्टेशन। जो नेशनलिस्ट थे उन लोगों के लिए ये एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट था, मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ उसकी इफ़ेक्ट होगी। ये गवर्नमेंट एक्ट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके अकॉर्डिंग हमारी अथॉरिटीज़, हमारे पावर्स लिमिटेड हो जाएंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ जो है वो बढ़ जाएगी, ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एज पर द एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था उसके अकॉर्डिंग इलेक्शंस हुए। गांधी जी suggested that the Indian National Congress would form the federal legislative only if it is guaranteed that the governors would not exercise the exclusive power granted to them and act as per the advice of the elected provincial minister. सेंटेंस थोड़ा ज़्यादा लंबा है बट मीनिंग क्लियर कट है कि गांधी जी ने ये सजेस्ट किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फेडरल लेजिस्लेचर जो है, फेडरल मीन्स 2 लेवल पर जो होता है, वो लेजिस्लेचर तभी फॉर्म करेगी जब जो गवर्नर्स है वो उनके पास जो एक्सक्लूसिव पावर है, जो एक्स्ट्रा पावर, जैसे हमने ऊपर देखा कि उनको जो पावर, जो अथॉरिटीज़ थी वो उन्होंने रिटेन की, उनको अथॉरिटीज़ पावर मिले। सो ये जो अथॉरिटीज़ या जो पावर्स है उसको अकॉर्डिंग टू एक्ट इलेक्टेड प्रोविंशियल मिनिस्टर जो है, मतलब कि जो प्रोविंस में जो मिनिस्टर इलेक्ट होकर आएगा उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे, अपने पावर्स का मिसयूज नहीं करेंगे। वाइसरॉय एंड नेशनल सेक्रेटरी बोथ अग्रीड विथ सर्टन क्लैरिफिकेशन एंड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग फॉर्म्ड द फेडरल लेजिस्लेचर। वाइसरॉय एंड नेशनल सेक्रेटरी जो थे इन दोनों ने, वाइसरॉय तो हम लोग जानते हैं कि वो ब्रिटिशर ही थे,
तो वो कुछ क्लैरिफिकेशन के साथ अग्री हुए। जो गांधी जी की डिमांड थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फेडरल लेजिस्लेचर मतलब 2 लेवल तभी फॉर्म करेगी जब आप लोगों के पास जो अथॉरिटीज़ है, गवर्नर्स के पास जो पावर्स है, वो पावर का वो मिसयूज़ ना करे एंड इलेक्टेड पर्सन की एडवाइस को भी इम्पोर्टेंस दी जाए। उस डिमांड पर वो लोग अग्री तो हुए बट कुछ क्लैरिफिकेशन के साथ। एंड दिस वे इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों के फेडरल लेजिस्लेचर फॉर्म हुए। द एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रोविंशियल स्वराज कंटिन्यूड फॉर 2 years। स्वराज के लिए जो एक्सपेरिमेंट था वो 2 years तक चला, कंटिन्यू रहा। बट इन 1939 World War II broke out and British government declared India part of it without consulting the federal legislature। मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन दोनों से कंसल्ट किए बिना, बात किए बिना ही वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश रूल का ही पार्ट है, इंडिया सेपरेट नेशन नहीं है। एज ए साइन ऑफ प्रोटेस्ट द कमिटीज रिसाइंड। और हमारी जो कमिटी थी, हमारे जो मेंबर्स थे, जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने उसको अपोज करने के मार्क के लिए, मीन्स के ये शो करने के लिए कि वी आर नॉट अग्री विथ यू, वी आर नॉट विथ यू, ये शो करने के लिए उन सब ने रिज़ाइन कर दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ डिमांड फॉर पाकिस्तान 1940। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 पर्सन साथ में बैठे हुए हैं। ऊपर एक जो सबसे पहले बैठे हुए हैं वो है मौलाना आज़ाद एंड सेकंड जो बैठे हैं वो तो आपको दिखकर ही पता चल जाएगा कि ही इज़ गांधी जी, मोहम्मद इकबाल एंड चौधरी रहमत अली। मोहम्मद इकबाल एंड चौधरी रहमत अली both were the Muslim leaders. They propagated that the Hindus and Muslims should form 2 separate nations as they represented 2 different cultures. उन्होंने ये प्रोपोगेट किया, उन्होंने ये बात कही, उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि हिंदू एंड मुस्लिम दोनों अलग अलग कल्चर है, दोनों सेपरेट रिलीजन है, तो उनके नेशन भी सेपरेट होने चाहिए। The resolution of demand for Pakistan was passed in Muslim League session held at Lahore in March 1940। रिजोल्यूशन पास हुआ, मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे उन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि वी वांट सेपरेट नेशन, और ये डिसीजन लिया गया मार्च 1940 में जब लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग का सेशन हुआ। सेशन मीन्स मीटिंग। It was suggested to form an independent nation having the majority of the Muslim population। जिसके अंदर ये सजेस्ट किया गया, ये एडवाइस दी गई कि एक सेपरेट नेशन हमको मिलना चाहिए जिसके अंदर सब मुस्लिम पीपल ही हो, बिकॉज हमारा कल्चर हिंदू कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट है। सो वाई वी शुड वी लिव टुगेदर, हम साथ में क्यों रहना चाहिए। And after that the creation of Pakistan become the main objective of the Muslim League। अब मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम पीपल जो थे, उनके लिए फ्रीडम से ज़्यादा ज़रूरी, इम्पोर्टेंट एंड मेन पॉइंट था कि पाकिस्तान हमको चाहिए। पाकिस्तान दैट मीन्स के सेपरेट नेशन चाहिए। सो वहीं से वो थॉट, वो आइडिया आया सेपरेट नेशन का। मौलाना आज़ाद वॉज बोर्न इन मक्का। मुस्लिम पीपल जो है इस्लाम रिलीजन का जो होली प्लेस है, लाइक हिंदू पीपल जो है वो पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ। द सेम वे मुस्लिम इस्लाम रिलीजन फॉलो करने वाले जो पीपल है उन लोगों के लिए मक्का मदीना जो है वो होली प्लेस है, रिलीजियस प्लेसेस है, और वहाँ पर मौलाना आज़ाद का बॉर्न हुआ था। ही न्यू मैनी लैंग्वेजेस एंड वॉज अ स्कॉलर ऑफ इस्लाम। उनको बहुत सारी लैंग्वेज आती थी और वो इस्लाम रिलीजन के स्कॉलर भी थे। एंड ही एडवोकेटेड द यूनिटी ऑफ ऑल द रिलीजन्स। ही वॉज ऑलवेज वेरी एक्टिव इन गांधीयन मूवमेंट।
ही एडवोकेटेड, ही सजेस्टेड, उन्होंने कहा कि सारे ही रिलीजन जो है उनको यूनाइट होकर रहना चाहिए। गांधीयन मूवमेंट, वो गांधी जी की जो मूवमेंट्स थी, गांधी जी के साथ ऑलवेज एक्टिवली पार्ट लेते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल सत्याग्रह दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर. Hope you understand everything. Thank you all.